कि 5 सालों में हापुड़ में आंदोलन हुआ, गाजियाबाद में आंदोलन हुआ, वाराणसी के अधिवक्ता पीटे गए, प्रयागराज में अधिवक्ताओं के साथ घटनाएं हुई, हत्याएं हुई, कासगंज में महिला के साथ घटना हुई। तो इन सब विषयों पे हमारे मान्य सदस्यगण मौन क्यों है, मुझे ये बता दें। अगर ये मानहानि है तो मैं 100 बार मानहानि करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, जिसके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़ के घर के छोड़ के भागे, और श्रद्धा शुक्ला रण छोड़ के तो भागने वाली नहीं है। इस फील्ड में बहुत सारे अधिवक्ता आ गए हैं विदाउट एनी वेरिफिकेशन। मेरा कहना यह है कि अगर आपको अधिवक्ता अपना प्रतिनिधित्व सौंपता है, क्या आप आश्वस्त करेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन फीस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कोई वृद्धि नहीं होनी पाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया उसका यथास्थिति में पालन करती रहूं। मेरे आने के बाद किसी भी क्रिमिनल अधिवक्ता जिसके पास 25 मुकदमे, जब तक उसका क्लेरिफिकेशन पूरी रिपोर्ट मैं नहीं मंगवा लूंगी, मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करवाऊंगी। बार काउंसिल के पास कोई अपनी जनरल बॉडी नहीं है। जब चाहती है बार काउंसिल अपना एक नियम बना लेती है। रजिस्ट्रेशन से पूर्व एक इंटरव्यू की व्यवस्था बार काउंसिल ने बना लिया। जब इसका विरोध हुआ पूरे प्रदेश में, तो इस चुनाव के दौरान बार काउंसिल ने उस चीज को वापस कर लिया। आप अधिवक्ताओं को अधिवक्ता बनाने के नाम पर उन्हें परेशान करें, ये चीज नहीं होना चाहिए। और इंटरव्यू उनका होना चाहिए जो बार काउंसिल में मेंबर है, क्या वो अपनी बात रख सकते हैं? इतनी बड़ी यूनिटी होने के बाद कहीं भी हमारा कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, बिल्कुल अधिवक्ताओं की फैमिली के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर जो हमारे नए अधिवक्ता आ रहे हैं, 5,000 3 साल तक तो मिलना ही चाहिए। हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, ये सोचती हूँ कि 5 लाख उनके लाइसेंस सरेंडर पे मैं उनको दे सकूँ। हर बार एसोसिएशन में एक पैथोलॉजी और एक डिस्पेंसरी मिनिमम होनी ही चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव संचालित हो रहा है। प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की चुनाव लड़ रही श्रद्धा शुक्ला गोरखपुर दौरे पर हैं और हमारे साथ इस समय बैठी हुई हैं। हम बातचीत करेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि क्या है प्राथमिकताएं आपकी। बार काउंसिल चूँकि संविध संस्था है, अधिवक्ताओं की मातृ संस्था कही जाती है, तो बार काउंसिल का निर्वाचन अगर उसमें आप सफल होती हैं और अधिवक्ता आपको अपना प्रतिनिधित्व सौंपता है, तो उस दिशा में आपकी क्या योजनाएं हैं? इसके अतिरिक्त आपके प्रोफाइल पर, आपके जीवन वृत्त पर भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, ताकि अधिवक्ता मतदाता ये जान सके कि हम जिस अपने अधिवक्ता को अपना प्रतिनिधित्व सौंपने जा रहे हैं, उसका जो जीवन वृत्त है वो क्या है। तो इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। श्रद्धा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद भैया। श्रद्धा शुक्ला जी, इलाहाबाद से आप आई हैं और गोरखपुर में आपने सिविल कोर्ट गोरखपुर, हमें लगता है जनपद की सारी कचहरियों का आपने दौरा किया होगा। जी, 40 डिस्ट्रिक्ट्स में कंप्लीट कर चुकी हूँ। अच्छा। जिसमें तहसील भी शामिल है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी शामिल हैं। बहुत बड़ा चुनाव है निश्चय ही। बिल्कुल। एक जिले से दूसरे जिले जाने में एक प्रत्याशी को जितनी मेहनत करनी पड़ रही है वो प्रत्याशी समझ रहा है। निश्चित रूप से। हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, जैसे चूंकि आप इलाहाबाद से आई हैं, आप प्रैक्टिस इलाहाबाद में करती हैं, तो थोड़ा सा आप अपना प्रोफाइल जरा सा हमारे दर्शकों को, अपने मतदाताओं को आप बता दीजिए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपके माता पिता, आपका जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में जरा सा हमारे दर्शकों को आप बता दें। मैं एडवोकेट श्रद्धा शुक्ला इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2017 से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरे पिताजी उसी हाई कोर्ट में एक 4th क्लास एम्प्लॉयज़ जजेस के साथ थे, श्री स्वर्गीय अनिल कुमार शुक्ला, जो आज इस दुनिया में नहीं है, और माताजी हाउसवाइफ हैं। ईमानदार छवि के मेरे पिताजी थे और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी शिक्षाएं दी हैं। बस इतना सिखाया है कि ईमानदारी से जियो और गलत अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो बिल्कुल भी दबने की ज़रूरत नहीं है। अपने कर्म को मजबूत करो, एक दिन निश्चय ही सत्य तो परेशान हो सकता है पर सत्य पराजित नहीं होता। इसी क्रम में मैंने अपने पिताजी से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैं गलत के खिलाफ तुरंत बोल बैठती थी, ये मेरी आज की आदत नहीं, बचपन की आदत है। और इसी बचपन की आदतों से मुझे स्वतंत्र पेशा अपनाने का शौक़ बढ़ा कि मैं वकालत की फील्ड में जाऊंगी। मेरी शिक्षा दीक्षा कुछ इलाहाबाद से, कुछ कानपुर से, इन्हीं जगहों से हुई है और इंटर तक मेरी स्कूलिंग इलाहाबाद से हुई, कौशाम्बी से हुई। ग्रेजुएशन मेरा पहला साल तो इलाहाबाद से था, बाकी मेरा कौशाम्बी से हुई। इलाहाबाद की मूल निवासी हूँ कई पीढ़ियों से और इसके पहले वकालत से मैं सोशल कामों में थी। सोशल काम में जो सामाजिक काम होते थे शहर के, उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी और मुझे ये शुरू से ही करने का शौक़ था कि मैं वेलफेयर का काम
हित में करूं। वकालत तो मैंने बाद में की, सोशल वर्कर में पहले थी। अच्छा, तो बार काउंसिल का चुनाव जो है बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है, तो सीधा बार काउंसिल का चुनाव लड़ने की जो आपके अंदर प्रेरणा आई वो कहाँ से आई, क्या कहेंगे आप? देखिए, बार काउंसिल लड़ने की प्रेरणा मुझे पहले तो कभी चुनाव का मन नहीं बना था। उसके बाद जब मैं बार काउंसिल में चीज़ों को जानना शुरू किया प्रैक्टिस में, बहुत से अधिवक्ता वहाँ जाते हैं, परेशान होते हैं। लोग अधिवक्ताओं की सोसाइटी से ही आगे बढ़ते हैं, बार काउंसिल के मेंबर बनते हैं, फिर वही मेंबर अधिवक्ताओं को ही परेशान करते हैं, कभी डीसी के माध्यम से, कभी किसी और चीज़ के माध्यम से। अगर हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छे, अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम खराब हो गए, ये मानसिकता थी। तो मैंने बहुत सारी समस्याएं देखी, तो मुझे ऐसा लगा ये मेरी खुद की प्रेरणा थी कि एक बार मुझे चुनाव तो बहुतों को लड़वाया, पर मैंने कहा एक बार मुझे भी अपनी किस्मत आजमाने दीजिए। स्वतः स्फूर्त भाव से आप जो है जी स्वयं जो है इस चुनाव में आप निर्णय आप जी मेरा खुद का ये, जब आदमी मन में अच्छी सोच बनाता है तो ईश्वरीय और देवी शक्ति भी उसका साथ देने में लगती है, बस यही समझिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश का चुनाव आप लड़ रही हैं, क्या इसके पहले आपने बार एसोसिएशन वगैरह का भी चुनाव? नहीं, मैं अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक गवर्निंग की जो छोटी कार्यकारिणी का है कोई मैंने चुनाव नहीं लड़ा। लड़वाया बहुत लोगों को है, एक्सपीरियंस भी काफ़ी रहा है चुनाव का। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसमें मेरा इंटरफेरेंस रहता है चुनाव में, बट पहली बार मैंने कहा कि हमने बहुतों को आगे बढ़ाया, कम से कम एक कदम अपने लिए भी, क्योंकि जिसको बढ़ाते हैं वो फिर सुनता ही नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है, भूल जाता है। ये चीज़ आप के साथ भी हो सकता है ना, जिसको आपने बढ़ाया और वो किसी की सुनता नहीं है, नहीं, और आप आगे बढ़ेंगी। नहीं, मैं देखिए जमीनी तौर से जुड़ी हुई हूँ, मैं जमीनी स्तर पे काम करना पसंद करती हूँ, साधारण तरीके से काम करना पसंद करती हूँ। बार काउंसिल का नॉमिनेशन हुआ था, लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी भीड़, ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मेरे जीवन का हिस्सा एक आम अधिवक्ताओं की समस्याओं को समझना है। बहुत सुंदर। बार काउंसिल का क्षेत्र जो है, बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश का चुनाव क्योंकि आप लड़ रहे हैं, तो इसका कोई निर्वाचन क्षेत्र तो है, तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता नहीं है कि एक बहुत बड़ी विसंगति है ये, और आने वाले दिनों में इस पर विचार करना होगा कि इसका एक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया जाए? जैसे जब एडवोकेट एक्ट बना 1960 में, 1961 में इन्फोर्समेंट हुआ था, तो उस समय अधिवक्ताओं की संख्या कम रही होगी, बिल्कुल, जिले कम रहे होंगे, तो उस समय 25 सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था बनाई गई और निर्वाचन क्षेत्र पूरा उत्तर प्रदेश ही रहने दिया गया था। आज स्थिति बदल गई है, अब 75 जिले हो गए हैं, अब अधिवक्ताओं की संख्या बहुत हो गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपका दिमाग इस क्षेत्र में जा रहा है कि निर्वाचन क्षेत्र, एक छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए ताकि एक सुगमता के साथ कोई प्रत्याशी चुनाव लड़? देखिए, ये तो एक्ट में जब हमारा विषय था, ये तो जब एक्ट में सुधार होगा, अमेंडमेंट होगा, तभी ये निर्वाचन नियमावली पे संशोधन हो सकता है। संगति तो है ही, अगर मेंबरों की संख्या बढ़ेगी तो हर जिले में 2-2, 4-4 मेंबर अगर जिले को संभालेंगे तो मुझे लगता है बहुत आसानी से 75 डिस्ट्रिक्ट से अपने उत्तर प्रदेश में 325 समथिंग तहसीलें हैं, तो इतनी बड़ी तहसील और उतने बड़े जिले को कवर करना 25 लोगों के बस की बात तो नहीं, उसमें इसीलिए इतनी विसंगतियाँ आ रही हैं, ये मेरा मानना है। जो 25 सदस्य हमारे सीनियर हैं, उनको काफ़ी प्रैक्टिस का अनुभव, हम लोग तो उनसे काफ़ी जूनियर हैं, नई फील्ड में आए हैं, 9 साल की वकालत है, 25 सालों से लोग मेंबर बने हैं, ये विषय उनको सोचना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि ये सुधार होना ही चाहिए। निर्वाचन नियमावली जो होती है वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों को डिवाइड करके बनी जा सकती है, पर ये संशोधन का विषय है, इसमें बार काउंसिल इंडिया की भी परमिशन ग्रांट करानी पड़ेगी। आम जो जनरल बॉडी है, आम अधिवक्ता जब ये बात अपनी कहेगा तो स्वाभाविक है कि उसका प्रतिनिधि भी उस बात को आगे बढ़ाएगा। अब देखिए, जो लोग प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो तो अभी चुनाव में अवेयर हो गए हैं, बाकी हमारे जो भी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता हैं, क्या उनका ये धर्म और कर्म नहीं है कि उनको भी आवाज उठानी चाहिए इस विषय में? वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि प्रत्याशी तो अभी चुनाव है, कुछ प्रत्याशी आते हैं, लड़ते हैं, चुनाव चला जाता है, वो फिर शांत होकर बैठ जाते हैं। हमें 365 दिन एक्टिव रहना है, तभी हम कोई काम सफल कर पाएंगे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन में मैं आपको बता रही, अधिवक्ताओं को एक समय था इलाहाबाद हाई कोर्ट का अधिवक्ता बहुत मायने रखता था, वो कहीं नहीं जाता था किसी की बस। आज वो समाज बदला, परिवेश बदला, परिस्थिति बदली, जिसके कारण समाज में, हमारे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर होकर जा रही है, क्योंकि कंपटीशन का समय है और इस फील्ड में बहुत सारे अधिवक्ता आ गए हैं विदाउट एनी वेरिफिकेशन। मैंने COP के लिए
मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, एक मेंबर, वर्तमान मेंबर थे, उनकी डिग्री मैं ये तो नहीं कहूँगी फर्जी है कि नहीं, पर मैंने उसको माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चैलेंज किया है। 21/054/2021 उसका नंबर है, और इसके लिए मुझे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से नोटिस भी आई कि मैडम आप उनको बदनाम कर रही हैं। देखिए, मैंने पत्रावली तलब करवाने के लिए जितने 25 मेंबर थे बार काउंसिल में, मैंने एक संघर्ष किया कि इनकी पत्रावली हमें दी जाए, हम वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि ये अधिवक्ता है कि नहीं है। वो पत्रावली बार काउंसिल से गायब हो गई। मजबूरन एजेंडा पास हुआ, सारे मेंबरों ने उस एजेंडे को पास किया। प्रस्ताव की कॉपी भी मेरे पास प्रस्तुत है, अगर एविडेंस कहेंगे तो मैं दे दूंगी। बिना तर्क के कोई अधिवक्ता बात नहीं करता है। मैं भी एक अधिवक्ता हूँ पेशे से। मुझे लगता है जहाँ गलत है वहाँ विरोध करना जरूरी है। हर बात पे सही मैं नहीं कर सकती, क्योंकि अगर हम लोग अपने समाज के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे तो हम कभी भी जनता के साथ, अपने वादकारियों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उस पिटीशन को चैलेंज किया। 21 के बाद 20 के बाद वो कंटिन्यू लिस्ट पे चली गई। कोविड का टाइम था, फाइल को दबाने का प्रयास किया गया, मुझे डिमोलाइज करने का प्रयास किया गया। मेरे ऊपर उन महोदय माननीय सदस्य ने जो वर्तमान में थे, जिनकी डिग्री मैंने चैलेंज की, पर्सनली FIR किया मेरे ऊपर। 10 दिन में चार्जशीट फाइल हो गई। तो ये है न्याय व्यवस्था। आप बहुत आसानी से किसी के ऊपर एलिगेशन लगा के किसी के खिलाफ FIR कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों से प्रताड़ित हो गए मैंने बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने का दम बनाया कि अब चाहे जीत हो चाहे हार हो, इस फील्ड में आऊंगी तो मजबूती से आऊंगी, या गिरूंगी या खड़ी होंगी। यही दो विकल्प हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर जो है, जैसे बहुत सारी विसंगतियां दिखती हैं बार काउंसिल के कार्य व्यवहार में जी। अभी अधिवक्ताओं, जो नए अधिवक्ता रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, अभी कुछ दिन पूर्व तक उनसे भारी भरकम फीस ली जाती रही। इसके लिए अधिवक्ता अपनी बात कहता था, लेकिन वो बात पहुंचती नहीं थी जहां पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, और जहां 25,000, 30,000, 40,000 रुपए जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर अधिवक्ताओं से लिए जा रहे थे, वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से अब जाकर के 750 रुपए में रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। जी, हम लोग भी 16,800 देकर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। और क्योंकि अब बार काउंसिल मात्र संस्था ही नहीं है, वो एक बिजनेस का अड्डा बन गया है। बिजनेस का अड्डा बन गया, और वो बिजनेस का अड्डा इसलिए बन गया है क्योंकि वहाँ पे जो सदस्यगण हम उनको एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ उनके कर्मों को, जो हमारे उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता पीड़ित है कि 750, ये भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हुआ। और COP वेरिफिकेशन भी न्यायालय के आदेश से हो रहा है, क्योंकि इसमें फर्जी अधिवक्ता, कुछ प्लाटर, कुछ बिल्डर, उनको प्रैक्टिस से लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव लड़ने आ गए हैं, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में कब्जा करने आ गए। उनके पास पैसा है और वो 1.5-2 करोड़ के चुनाव को लड़ते हैं। भाई, उनकी क्षमता के अनुसार एक आम प्रैक्टिशनर कुछ भी नहीं है। और ऐसे लोग अगर काउंसिल में सदस्य बन के जाएंगे तो क्या अधिवक्ता का भविष्य का निर्धारण करेंगे, और प्रदेश का अधिवक्ता ऐसे ही प्रताड़ित हमेशा रहेगा, मेरा ये मानना है। श्रद्धा जी, मेरे कहने का तात्पर्य था, मेरे बातचीत का क्रम टूट गया। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से रजिस्ट्रेशन शुल्क कम हुआ, उसके बावजूद COP के नाम पर 13,000 रुपये, 14,000 रुपये लिए जा रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। जी। मेरा कहना यह है कि अगर आपको अधिवक्ता अपना प्रतिनिधित्व सौंपता है तो क्या आप अपने अधिवक्ताओं को, या जो अधिवक्ता अभी, जो लॉ ग्रेजुएट अभी अधिवक्ता नहीं बना है, उनको क्या आप आश्वस्त करेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन फीस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है वो उसी अवस्था में यथावत रहेगी, उसमें कोई वृद्धि नहीं होने पाएगी? क्या कहेंगे आप अपने मतदाता? देखिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया उसका यथास्थिति में पालन करती रहूंगी। कोशिश ये करूंगी कि एक आम घर से किसान का बच्चा भी अगर वकालत कर रहा है तो वो उस फीस को देने में सुगम रहे, उसको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। पर COP वेरिफिकेशन इसलिए मैं इसके पक्ष में रहती हूँ क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में हर एसोसिएशन की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये COP वेरिफिकेशन हो, ये होगी, इससे अधिवक्ता छटेंगे। और हर बार एसोसिएशन की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हमारे बार में कोई भी ऐसा क्रिमिनल व्यक्ति अधिवक्ता बन के ना आए जो अधिवक्ताओं के बीच में जाके अधिवक्ता बन के अधिवक्ताओं की कौम को बदनाम करे। तो मेरा ये मानना है COP वेरिफिकेशन मेरे इसके पक्ष में मैं हूँ। और दूसरी चीज़, मेरे आने के बाद
किसी भी क्रिमिनल अधिवक्ता जिसके पास 25 मुकदमे, जब तक उसका क्लेरिफिकेशन पूरी रिपोर्ट मैं नहीं मंगवा लूंगी, मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करवाऊंगी। ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी और जितने मेरे मेंबर जो मेरे साथ जीत के आएंगे उनको भी ये सहयोग करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर जो है, बहुत अच्छा जो है, आपकी सोच बहुत अच्छी है। देखिए, एक चीज़ और है, जैसे बार काउंसिल के पास कोई अपनी जनरल बॉडी नहीं है। जनरल बॉडी आम अधिवक्ता है जो पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। जब चाहती है बार काउंसिल अपना एक नियम बना लेती है। अभी आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन से पूर्व एक इंटरव्यू की व्यवस्था बार काउंसिल ने बना लिया। जब इसका विरोध हुआ पूरे प्रदेश में, तो इस चुनाव के दौरान बार काउंसिल ने उस चीज़ को वापस कर लिया। ये सब चीज़, ये जो लुका छुपी वाला जो खेल है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप अधिवक्ताओं को अधिवक्ता बनाने के नाम पर उन्हें परेशान करें। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। देखिए, तो ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, जो इंटरव्यू की प्रक्रिया थी, इसको वापस कर लिया। लेकिन अधिवक्ता आज भी सहमा हुआ है, नया अधिवक्ता आज भी सहमा हुआ है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, मेरी बात, आप लोग वहाँ जाएंगे फिर शुरू कर देंगे। नहीं, वो तो मुझे जो लग रहा है, जो मेंबर अगर पुराने हैं वो तो कंटिन्यू इंटरव्यू करवाएंगे, वो मुझे पता है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इंटरव्यू, देखिए, कॉलेज से जो भी नए स्टूडेंट जा रहे हैं, मैं इंटरव्यू में कुछ समय के लिए बैठी थी, उनको शायद उनके सब्जेक्ट भी नहीं पता रहते हैं। तो एक इंटरव्यू एक नाम मात्र की प्रक्रिया और उसमें कुछ भी नहीं है। कम से कम इंटरव्यू के माध्यम से लोग पढ़ के जाने लगे, ये थोड़ा सा मेरे फेवर में था, मुझे अच्छा लगा। पर इंटरव्यू से पहले जो विद्यालय हैं उस पर रोक लगनी चाहिए, जो नकल करवा के विद्यार्थियों का भविष्य सिर्फ डिग्री बांट रहे हैं, उस डिग्री पे रोक लगनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारी जड़ मजबूत नहीं होगी, हम इंटरव्यू कैसे देंगे। और इंटरव्यू उनका होना चाहिए जो बार काउंसिल में मेंबर है, क्या वो अपनी बात रख सकते हैं, वो कितने काबिल है। मुझे लगता है जो बॉडी को डिफाइन कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनका इंटरव्यू ज्यादा जरूरी है। बाद में नए बच्चे आएंगे, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया में डरने की जरूरत नहीं है। आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसको मौका दीजिए ताकि वो पढ़ के आए, या तो आप स्पेशल क्लासेस चलाइए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में हर जिले में, कि एक अधिवक्ता जो है वहाँ पे जाए, उसको सारी चीजों का गाइडलाइन पता हो, कोर्ट में कैसे पिटीशन दाखिल होती है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए, तब तो अधिवक्ता अच्छा अधिवक्ता बन पाएगा। वरना ये जो कॉलेजेस खुल गए हैं पैसे के दम पे, बार काउंसिल इंडिया इसको अप्रूव करती है, तो ये बार काउंसिल इंडिया का विषय है कि ऐसे कॉलेज को आप रजिस्ट्रेशन या मान्यता मत दीजिए कि इतने कॉलेज खुल जाए और बच्चों का भविष्य सिर्फ डिग्री तक ही सीमित रह जाए। बिल्कुल नहीं, तो इस बात को बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक पहुंचाने का आवाज तो हमारी एक आम अधिवक्ताओं की आवाज आप जैसा प्रतिनिधित्व करने वाला ही तो होता है। मैं अगर हम ये बात आप तक पहुंचाते हैं, हमारा एक आम अधिवक्ता आप तक पहुंचाता है, तो ये आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि आप इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए, मैंने ये बात पहुंचाई भी है, माननीय मनन मिश्रा जी जो बार काउंसिल इंडिया के सदस्य हैं, उनको सारी जानकारी मैंने दी कि सर ऐसी ऐसी बात है। अब वो किस हद तक इस विषय पे काम करते हैं उनका विषय है, कि बार काउंसिल इंडिया में जो भी डिग्री लॉ कॉलेजेस हर शहर में कई खुल गए हैं, पैसे के दम पे खुल गए हैं, पैसा चल रहा है उसमें, ये सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि वकील को जिंदगी भर पढ़ना है, जो पढ़ना है उसी को वकील, और हम लोग भी जिंदगी भर पढ़ेंगे, इस पेशे में आने के बाद सीखते रहना है, तो जो सीखेगा वही अच्छा वकील बनेगा। नहीं, तो जैसे बार काउंसिल जब कॉलेज को मान्यता प्रदान करती है, भाई एक लॉ कॉलेज खोलने की अनुमति प्रदान करती है, तो बार काउंसिल की ये जिम्मेदारी है कि उस लॉ कॉलेज में सारी व्यवस्थाएं हों। जब आप प्रैक्टिकल क्लासेस करते हैं, उनको मूट कोर्ट की व्यवस्था है, तो आप ये भी तो बता सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन से पहले आपको ये करना होगा, ये चीज पूछी जाएगी। ये देखिए, ये सिर्फ जानकारी का अभाव है, करने की एक व्यवस्था है। बच्चों को देखे, नए बच्चे, उनकी कोई गलती नहीं, जो बच्चे आ रहे हैं वकालत में उनकी उनको जानकारी का अभाव है, उनको जानकारी कॉलेज में नहीं दी जाएगी। जब हमारी जड़ अच्छी नहीं होगी तो हम कैसे अच्छे वकील बनेंगे। तो ये बच्चों की गलती नहीं, ये कॉलेजेस वालों की, टीचर्स की, और वहाँ पे जो प्रबंधक है उनको व्यवस्थाओं को, मैनेजमेंट को बहुत अच्छा सुदृढ़ लगना पड़ेगा, ताकि कॉलेजेस की व्यवस्थाएं बेस्ट रहेगी। तो निश्चित ही वकालत में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और भी कॉलेजेस के हैं, गोरखपुर, ये सब भी पढ़ के जाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और हमें उन्हीं व्यवस्थाओं के साथ, अब इतने जो कॉलेज हैं उसकी या तो व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें या उन कॉलेज की मान्यताओं को रद्द कर दें, तो मेरा ये मानना है। तो आने वाले समय में यदि आप बार काउंसिल में पहुंचते हैं, तो क्या आप ये जो कॉलेजों को मान्यताएं दी गई हैं, इन मान्यताओं में अगर वो मानक के हिसाब से अगर अपने आप अंदर सुधार नहीं लाते हैं, तो क्या उनकी मान्यता, अगर वो मानक के हिसाब से अपने लॉ कॉलेज, जितने भी उत्तर प्रदेश के लॉ कॉलेजेस हैं, और अगर वहाँ पे मानक के हिसाब से सुधार नहीं आते, तो निश्चय ही मैं उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय में इस विषय को जाके रेट ऑफ PIL के माध्यम से
जाऊंगी और अपनी बात को कहूंगी। शायद इस विषय पे बार काउंसिल इंडिया को निर्देश मिल जाए, क्योंकि बीसीआई इन सारे कॉलेजेस को मान्यता प्राप्त करवाती है, वहाँ एक अमाउंट जाता है। ये सारी प्रक्रिया मैं खुले मंच से बोल रही हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। मुझे तो अभी बार काउंसिल यूपी से भी नोटिस आ गए कि मैडम आप ज़्यादा बोल देती हैं, आप प्रत्याशी के खिलाफ बोल देती हैं, वर्तमान सदस्यों के खिलाफ बोलती हैं। तो मैं वोटर हूँ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की, और मुझे ये हक है कि मैं अपने मातृशक्ति के सदस्यों से प्रश्न कर सकूं। इसमें किसी की मान की हानि नहीं होती। मान हानि वहाँ होती है जहाँ पे किसी का पर्सनल मान जा रहा है। यहाँ पे प्रोफेशनल है, और हर अधिवक्ता को उत्तर प्रदेश सही बात को कहना है, सही बात को मुझे अभी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आरओ कमेटी ने नोटिस दिया एक माननीय सदस्य जगह कहने पे कि मैं बोल रही हूँ मैं सदस्यों के खिलाफ। मैं किसी सदस्य के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, मैं उनके जो कार्य हैं वो बता रही हूँ कि 5 सालों में हापुड़ में आंदोलन हुआ, गाजियाबाद में आंदोलन हुआ, वाराणसी के अधिवक्ता पीटे गए, प्रयागराज में अधिवक्ताओं के साथ घटनाएं हुई, हत्याएं हुई, कासगंज में महिला के साथ घटना हुई। तो इन सब विषयों पे हमारे मान्य सदस्यगण मौन क्यों है, मुझे ये बता दें। अगर ये मानहानि है तो मैं 100 बार मानहानि करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसी से जुड़ा सवाल हमारा है कि अधिवक्ता पंजीकरण का एक हिस्सा कंप्लीट कर लेने के बाद दोबारा वो ऑल इंडिया बार एग्जाम देता है जी। जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से लड़का पढ़ के आया है, उसके बाद आप पंजीकरण करने के लिए फिर आप परीक्षा लेते हैं, ये कहाँ तक न्यायोचित है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बार काउंसिल कॉलेजेस से जो पास करके आते हैं, बार काउंसिल इंडिया ने ये रूल बनाया है कि बीसीआई एग्जाम दीजिए। तो जो बार काउंसिल इंडिया बीसीआई का एग्जाम लेते हैं उसका वो सीओपी देते हैं। सीओपी से आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी प्रैक्टिस करने के लिए स्वतंत्र है, वो इसलिए देते हैं। अब जो स्टेट का प्रोसेस है, अपना जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल वो अलग सीओपी दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है कि 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कहाँ अधिवक्ता कहाँ प्रैक्टिस कर रहा है वो। ये सीओपी की प्रक्रिया हर राज्यों में लागू नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में लागू है। बिहार में सीओपी ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं है। अच्छा, बिहार में ऐसा नहीं है। और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो मैं सुधारना चाहती हूँ। अभी तक देखिए, माननीय सदस्यगण थे, उन्होंने कहा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा उत्तर प्रदेश में, वो अभी तक सिर्फ एक कागज की कार्रवाई तक बन के रह गया है। अभी तक उसमें यस या नो या उसमें कहीं भी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। दूसरा, अधिवक्ताओं की इतनी बड़ी यूनिटी होने के बाद कहीं भी हमारा कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अधिवक्ताओं की फैमिली के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर अधिवक्ता भाई प्राइवेट, हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, अगर हमारी फैमिली को कुछ हो जाता है तो भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है। तो उनकी कौन सी गारंटी है? तो मुझे लगेगा कि मैं इस सरकार में या जो भी सरकार है उससे ये कह सकूं कि हमारी यूनिटी बड़ी है। हम पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता एक सरकार बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो हमें भी हमारे परिवार को सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, बीमा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। ये मेरी प्राथमिकताएं हैं जो मैंने सोच रखी हैं। तीसरी हमारी योजना है कि जो हमारे नए अधिवक्ता आ रहे हैं, शुरुआत में शायद उनके तेल पेट्रोल का भी खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रैक्टिस में, क्योंकि वो सीखता है, और जब सीखता है तो ये सारे एक्सपेंड, उसको स्टेशनरी के भी खर्च लगते हैं। तो कुछ नहीं तो पर मंथ 5000 3 साल तक तो मिलना ही चाहिए एक नए अधिवक्ता को। बिल्कुल। तीसरी योजना ये। चौथी योजना, जो हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, एक टाइम के बाद उनका शरीर नहीं अलाउ करता है कि कोर्ट में जाए प्रैक्टिस करें, क्योंकि शरीर की क्षमता कम होने लगती है। बिल्कुल। या तो वो बुजुर्ग अधिवक्ता अपना सरेंडर कर देंगे तो 5 लाख, अगर मैं जाऊंगी तो ये सोचती हूँ कि 5 लाख उनके लाइसेंस सरेंडर पे मैं उनको दे सकूँ, बेटी की शादी हो सके उस पर मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। करना बहुत कुछ चाहती हूँ। बार काउंसिल में कितना फंड है, ये फंड पे डिपेंड करता है कि मैं कितना काम कर सकूंगी, और हर साल उस फंड में क्या आय व्यय का ब्यौरा है उसको मुझे प्रकाशित करना है, क्योंकि मुझे बार काउंसिल के पैसे से अपने जीवन को नहीं चलाना है। इस ब्यौरे को प्रकाशित करूंगी, उत्तर प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन को जवाबदेही बनेगी कि ये खर्चा आया, ये ऐसा हुआ, ये हमारा दायित्व है। वो पैसा अधिवक्ताओं का है, और हर अधिवक्ताओं को अभी न्यासी समिति 5 लाख रुपए दे रही है। मुझे लगता है ये अमाउंट 10 लाख तक जाना चाहिए। 5 लाख इस महंगाई में कुछ नहीं है। अधिवक्ता की डेथ हो जाती है, उसकी फैमिली डॉक्यूमेंटल एविडेंस कलेक्ट करने में ही समय लग जाता है। 5-5 साल तक मेडिकल उसको नहीं मिल रहा है, या 5 साल तक डेथ क्लेम नहीं मिल रहा है। इसके पूरे संचालक महोदय हमारे महाधिवक्ता होते हैं, जो सिग्नेचर से मीटिंग बार काउंसिल की बैठती है, वो बिल पास करते हैं, तब जाके ये डेथ क्लेम का पैसा मिलता है। इस पैसे को बढ़ना चाहिए। और सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये अधिवक्ताओं की प्रथम प्राथमिकता है। अगर अधिवक्ता सेफ नहीं रहेगा
कभी बहुत क्रिमिनल आते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं, बहुत सारी विसंगति और इस तरह की सामाजिक चीज़ें हैं। तीसरा, हर बार एसोसिएशन में अधिवक्ता बीमार है, एक पैथोलॉजी और एक डिस्पेंसरी मिनिमम होनी ही चाहिए। ये हमारे अधिवक्ताओं की नीड है, डिमांड है, और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए मुझसे जितना प्रयत्न हो सकता है मैं करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ये किसी पे एहसान नहीं, अगर मैं किसी अधिवक्ताओं को डेथ क्लेम का पैसा दे रही हूँ या मैं किसी अधिवक्ताओं को मेडिक्लेम का पैसा दिला दे रही हूँ, तो ये एहसान वाली बात नहीं है, ये उनके हक का पैसा, ये उनको वितरित किया जा रहा है, मेरा ये मानना है। अपना एजेंडा आपने रख दिया। मैं तो सवाल करने वाला था, लेकिन आपने रख दिया। अधिवक्ता, प्रदेश का अधिवक्ता आपको ही अपना प्रतिनिधि चुने या आपको भी अपना प्रतिनिधित्व सौंपे, क्या कहेंगे अपने मतदाताओं? देखिए, मैं अपने मतदाताओं से, उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से यही कहना चाहूँगी, यदि आप इस 5 सालों के कार्यकाल में पहली बार मुझे अगर मौका देते हैं तो निश्चय ही उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के बेहतर भविष्य के लिए, उनके वर्तमान में भविष्य की योजनाओं के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए, नए अधिवक्ताओं के लिए, बुजुर्गों की पेंशन के लिए मैं निश्चय ही प्रतिबद्ध हूँ और इस पे जितना जोर हो सकता है मैं इस पे काम करूँगी। और इसलिए आप मुझे मत दीजिए, क्योंकि ईमानदार छवि का नेता आप, मतदाता तो बहुत है, 333 प्रत्याशी इस बार काउंसिल की मैदान में दौड़ में है। उस 333 में यदि आप मुझे 25 में एक सदस्य के रूप में रखेंगे तो महिलाओं का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व शायद ही श्रद्धा शुक्ला से अच्छा कोई कर पाए, या मैं पुरुषों की ही बात कर रही हूँ, जो पुरुष अधिवक्ता उनसे भी बेहतर कार्य करने की क्षमता मेरे अंदर है, ये मुझे विश्वास है, श्रद्धा नाम विश्वास का। बहुत सुंदर जो है श्रद्धा जी, आपने चूंकि आपने बताया शुरुआती दौर में जब मैंने पूछा कि आप कैसे बार काउंसिल के सदस्य के चुनाव के प्रति आपकी रुझान कैसे हुई, कहाँ से प्रेरणा मिली, तो स्वतः ही स्फूर्त भाव की बात आपने कहा था। तो निश्चित रूप से जिसके अंदर चुनौतियों से लड़ने की क्षमता होती है, जज्बा होता है, वही इस तरह का निर्णय ले सकता है। जिसके अंदर जुनून है वही कार्य कर पाएगा। हाँ, तो जुनूनी आदमी, विदाउट जुनूनी आदमी कोई काम नहीं कर सकता। मेरे अंदर जुनून जागा जब हम बार काउंसिल से खुद प्रताड़ित हो गए ऐसे ऐसे कामों से कि हमें लगा कि अब हमको ही वो एक पंक्ति है ना कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़ के भागे। और श्रद्धा शुक्ला रण छोड़ के तो भागने वाली नहीं है, रण छोड़ के भागे होंगे। जी, अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, और समय के कभी तो सीता बन के लड़ना पड़ता है, तो कभी तो द्रौपदी बन के लड़ना पड़ता है। तो अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। तो निश्चित रूप से हमारी मंगल कामना है कि आप वह शिलालेख। मेरा 277 क्रमांक संख्या है, एडवोकेट श्रद्धा शुक्ला, हाईकोर्ट इलाहाबाद। इस 277 को अपने दिलों में बसा के रखिए। मुझे पर्चे और पोस्टर पे ही अपना नहीं, मुझे दिलों में लोगों के बसना है, मैं यही कहूँगी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से। और आप बिल्कुल आप लोगों के अंतःकरण में आप सुवासित हों, हमारी ढेर सारी मंगल कामना है आपके प्रति। आप इलाहाबाद से चल के यहाँ आए, गोरखपुर आए, दीवानी कचहरी में और गोरखपुर के अन्य न्यायालयों में आपने अधिवक्ताओं से संपर्क किया और हमारे लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।